हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार एसएससी सेकंड इंटर स्तरीय एग्ज़ाम के लिए जो एडुटेरिया का नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एडुटेरिया बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। और इस बुक में टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। आज हम लोग सेट नंबर 3 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। सभी का लिंक आपको आज की सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्ज़ाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और जब सेशन समाप्त हो जाएगा पूरा सेट लगा लीजिएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसके सेट नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इन दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको आज की सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। देखिए, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप भारतीय चुनाव आयोग के बारे में जान लीजिए। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 15, याद रखेंगे, भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। अच्छा, भारतीय चुनाव आयोग जो है, निर्वाचन आयोग जो है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, और भारतीय चुनाव आयोग जो है यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंचायतों का चुनाव करवाना जो है यह भारतीय चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। पंचायतों का चुनाव करवाना राज्य निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला प्रश्न पढ़िएगा कि संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। देखिए, इसमें से राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके सभी लोग बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति। आपको पता है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। अच्छा, अनुच्छेद 52 जो है आर्टिकल 52, इसका अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर, इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। देखिए, लागू पूछा गया। अच्छा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और यह लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल के दिन जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में सरकार के विरुद्ध लाया जाता है और इस प्रस्ताव को लाने के लिए 50 समर्थक सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। यह सिर्फ पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध लाया जा सकता है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसमें से देखिए ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया है, सभी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। यहाँ पर देखिए अप्रत्यक्ष रूप से, तो आपको पता है विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का 5/6 सदस्य जो है ये निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य जो हैं ये राज्यपाल के द्वारा
मनोनीत होते हैं। तो 5/6 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। आपको याद होगा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न आपको बताता हूँ, आप में से अगर बहुत लोग जानते होंगे, निश्चित रूप से मुझे यकीन है, आप आंसर कमेंट करिएगा। अच्छा, बिहार विधान परिषद में टोटल सीट कितना है, सदस्यों की संख्या, आप जरा कमेंट करके मुझे बताइए। आगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, तब तक आप कमेंट करिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि अशोक मेहता समिति के सिफारिश में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था। यहाँ पर नहीं पूछा गया है। चलिए थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा ऑप्शन दिखाई दे। अब बताइएगा कौन सा इसमें से जो है शामिल नहीं था। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 में, तो देखिए अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 में किया गया था, जिसने टोटल 132 सिफारिशें दिया था, ठीक है, और किसी स्तर पर कोई आरक्षण प्रावधान नहीं होना चाहिए, उन सिफारिशों में शामिल नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूची दिया गया है, मिलान करना है। अब देखिए यहाँ पर एक तरफ महाजनपद का नाम है, दूसरी तरफ राजधानी दिया गया है। तो आपको याद होगा फ्रेंड्स कि मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो ये कुशीनगर थी, ठीक है। कंबोज की राजधानी कहाँ थी, तो कंबोज की राजधानी हाटक थी। असमक की राजधानी कहाँ थी, तो असमक की राजधानी पोटली या पोतन थी, ठीक है। पंचाल की राजधानी तो यह अहिछत्र थी, ठीक है, और मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। तो ये अब आप लोग मिलाइएगा, 4 फिर 2 फिर आपका 1 5 3, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी में दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था, नहीं पूछा गया है। तो इसमें से अगर हम बात करें तो अश्वघोष, उसके बाद चरक और नागार्जुन, ये कनिष्क के दरबारी थे, ठीक है। पतंजलि नहीं थे। आपको याद होगा पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे, ठीक है। तो पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिजरी संवत आरंभ हुआ था। हिजरी संवत, अच्छा, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म जो है मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था, आपको भी याद होगा, ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने 24 सितंबर 622 ईस्वी, याद रखिएगा, 24 सितंबर 622 ईस्वी में उनके मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में हिजरी संवत यानी कि इस्लाम संवत प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए फिर से मिलान करना है। देखिए वल्लभाचार्य जो है, वल्लभाचार्य ये आपका पुष्टि मार्ग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रामानुज की बात करें, रामानुजाचार्य तो ये आपका विशिष्ट अद्वैतवाद हो जाएगा। माधवाचार्य तो ये द्वैतवाद हो जाएंगे, और शंकराचार्य आपका अद्वैतवाद हो जाएंगे, ठीक है। तो मिला लीजिएगा 2 3 1 4, और इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। सिंपल सा क्वेश्चन है बट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने किया था, तो कुंवर सिंह यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि नीचे दिए घटनाक्रम पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। फ्रेंड्स, अगर मेरा बताया हुआ आपको पसंद आ रहा है, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आ रहा है, ओवरऑल बात करें तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर देखिए बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था, सभी को याद होगा 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये घटना 1905 की हो गई। दिल्ली से कोलकाता राजधानी स्थानांतरण किया गया था, घोषणा 1911 में किया गया था, और 1912 में स्थानांतरित किया गया था। चलिए 1911 ही हम मान लेते हैं। कांग्रेस का विभाजन हुआ था, आपको याद है 1907 में सूरत विभाजन के नाम से, और मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। अब ये क्रम आप सजाइए खुद से, ठीक है ना। 1, ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा 4, फिर आपका 3 और 2, ठीक है, 1 4 3 2, 1 4 3 2, कहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र किस्म के तहत दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन एक्शन, पहले काकोरी ट्रेन षड्यंत्र केस था ये, यहाँ पर देखिए काकोरी षड्यंत्र केस दिया गया, लेकिन काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम किया गया है।
घटना 9 अगस्त 1925 की है। आपको याद होगा सरकारी खजाने को लूटने का विचार किया गया था और यह विचार सर्वप्रथम रामप्रसाद बिस्मिल जी का था। और इसमें जो है रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान जी को, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह जी को इनको फांसी दी गई थी। नाम याद रखेंगे कौन कौन, तो यहाँ पर अशफाक उल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी और सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, महात्मा गांधी जी। देखिए अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? दरअसल 1572 ईस्वी में सुलेमान काकरानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां काकरानी गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया और पटना के मुगल किले पर आक्रमण कर दिया। अकबर ने मुनीब खां को दाऊद पर आक्रमण करने और बिहार को जीतने के आदेश दिया था और मुनीब खान ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित भी किया और 1574 में जो है बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। परंतु पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग जाता है। फिर जो है 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन कुली खान ने मिलकर के दाऊद को पूरी तरह से पराजित किया और इस प्रकार से फाइनली 1576 में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। 1576 याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? आपको याद होगा कि चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वशासन थी, तो ये द्रविड़ों ने किया था। क्लियर ना? अच्छा, द्रविड़ स्थापत्य कला अपने चरम उत्कर्ष पर किसके शासनकाल में थी? तो याद रखेंगे चोल वंश के काल में। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। चोल वंश की राजधानी तंजौर हुआ करती थी। ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ पर देख सकते हैं 1767 से 69 के मध्य चला था और यह 1769 में मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। इसमें हैदर अली विजय हुआ था, हैदर अली। और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। देखिए कह रहा है प्रश्न के निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? किसने किया था? तो फ्रेंड्स यह किया था विलियम जोन्स ने। यहाँ पर देखिए सर विलियम जोन्स राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और विलियम जोन्स ने ही 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी किया था, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक प्रश्न मैं आपसे हर सेट में पूछता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा और सभी लोगों को अपना अपना स्कोर भी बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित यहाँ पर नहीं है? यहाँ पर देखिए गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, बिल्कुल से। लुधियाना सतलज नदी के किनारे है। जबलपुर सोन नदी के किनारे नहीं है। जबलपुर जो है यह नर्मदा नदी के किनारे है, तो यहीं जो है सुमेलित नहीं है। बाकी सूरत ताप्ती के किनारे है, ये भी सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है अर्धचंद्र के समय। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अर्धचंद्र के समय। दरअसल जब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के लंबवत होता है तभी लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है? अच्छा, सिंधु जो है इसकी सहायक नदी नहीं पूछा गया है। सिंधु की सहायक नदी की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज याद रखिएगा। और इंद्रावती नहीं होगा इसमें से, इंद्रावती जो है यह गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन का कारण जो होता है यह पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर, याद रखिएगा पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसे भी ध्यान रखिएगा। देखिए डंकन दर्रा किनके बीच स्थित है? डंकन पास जो है यह स्थित किसके बीच है? तो डंकन पास जो है यह दक्षिण और लघु अंडमान द्वीप समूह के मध्य है। तो दक्षिण और लिटिल यानी कि लघु अंडमान द्वीप समूह के। अच्छा, एक पाक स्ट्रेट है।
पाक स्टेट किसके मध्य है, तो यह तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। एक कोको स्टेट है, कोको स्टेट जो है यह कोको द्वीप जो कि म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान के मध्य है। सब ध्यान रखना है आपको। चलिए यहाँ से मिलान करना, आदिवासी और उनकी अवस्थिति, तो भील आपको पता है, भील जनजाति राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी इन जगहों पर पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भील, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गोंड जनजाति आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, लिम्बूस जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सिक्किम में, ठीक है, और कोन्याक जो हो जाएगा ये नागालैंड हो जाएगा। क्लियर, तो मिला लीजिएगा 2 3 4 1 राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1 ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, किस युग में हुआ है, तो फ्रेंड्स यह हुआ है किस युग में, क्रिटेशियस युग में हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, कांडला बंदरगाह है और यह निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए फेमस है। कांडला गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना, आपको भी याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। तो गन्ने के उचित और जो पारिश्रमिक मूल्य है इसका अनुमोदन आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिलान करना है फिर से। चलिए यहाँ पर देखिएगा आर्थिक विकास, तो ये आपका हो जाएगा संरचनात्मक परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आर्थिक वृद्धि, ये आपका सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। संपोषित विकास, ये आपका पर्यावरण हो जाएगा और जीवन की गुणवत्ता, ये आपका स्वास्थ्य हो जाएगा, ठीक है। 4 1 2 3 राइट आंसर होगा 4 1 2 3 जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, आर्थिक विकास जो होता है यह सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ, स्फीति के साथ होता है। देखिए आर्थिक विकास के साथ साथ सामान्यतः वस्तु की मांग बढ़ती है और आय में भी वृद्धि होती है, इसी कारण आर्थिक विकास सामान्यतः इन्फ्लेशन के साथ युग्मित होता है, ठीक है, स्फीति के साथ युग्मित होता है। उसके बाद देखिए यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोगुनी हो जाएं, ठीक है, दोनों दोगुनी हो जाएं, तो वास्तविक आय क्या होगा, तो वास्तविक आय जो होगा यह अपरिवर्तित रहेगा क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रति संतुलित कर देती है, ठीक है ना, इससे वास्तविक आय पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए पृथ्वी की आंतरिक परत नीफ है, ठीक है, नीफ है, यहाँ मैं आपको लिखता हूँ, ये एन हो गया आपका NIFE। अब सिंपल सा क्वेश्चन, नीफे का निर्माण किन तत्वों से हुआ, आपको याद है सियाल, सीमा और नीफे, ठीक है ना, सियाल सिलिकॉन एल्युमिनियम, सीमा सिलिकॉन मैग्नीशियम, ठीक है, और उसके बाद आपका हो जाएगा नीफे। तो नीफे में देखिए निकेल और फेरस है, तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर दिया गया निकेल और फेरस, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इसमें से किसने प्रस्तुत किया था, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना, तो 1899 में जो है विलियम मॉरिस डेविस ने, ठीक है ना, WM डेविस, विलियम मॉरिस डेविस ने जो है अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रतिपादित किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुंड्रा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है। सुंड्रा ट्रेंच जो है यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप के समानांतर है, सुंडा गर्त, ठीक है, और हिंद महासागर में यह स्थित है। याद रखिएगा यह हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है, जावा यहाँ पर राइट आंसर होगा। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान प्रथम है, ठीक है, दूसरा स्थान पर अमेरिका और तीसरा स्थान पर पाकिस्तान है, तो प्रथम हो जाएगा। उसके बाद देखिए अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, अटल आवासीय विद्यालय योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इस योजना के तहत अनाथ आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 2 मुंह वाले सफ़ेद बौने तारे का पता लगाया गया जिसका नाम क्या दिया गया है, तो इसका नाम है जानूस, क्या नाम है, जानूस नाम दिया गया है इसका, जानूस राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो देखिए ये जाने माने व्यक्ति हैं, इनका नाम है राज सुब्रमण्यम। ये फेडेक्स एक कंपनी है, आपको भी याद होगा, पढ़ा होगा अगर आपने, तो फेडेक्स जो कंपनी इसके ये CEO हैं, ठीक है, राज सुब्रमण्यम। हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान पूछा गया है, तो अभी जब ये बुक में दिया गया है 85, तो 85 भी था और रिसेंटली जुलाई में जो है जारी किया गया उसमें 80वां स्थान है, ठीक है।
चलिए, जनवरी में दिया गया था 85वां और जुलाई में जो रिपोर्ट आया था उसमें 80वां स्थान। चलिए, ई सारस ऐप किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? ये प्रश्न पूछा भी गया है, शायद बिहार दरोगा में पूछा गया था या बीपीएससी टीचर में, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो ये आपको केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा जो है ई सारस ऐप जो है यह जारी किया गया था। ठीक है, और यह जो है आपका महिलाओं को उनके उत्पाद की बिक्री में सहूलियत देने के उद्देश्य से ऑनलाइन पोर्टल है या ई सारस जारी किया गया था। चलिए, हाल ही में ओमान चांडी का निधन हो गया है। ठीक है, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? फेमस व्यक्तित्व हैं ओमान चांडी, ये केरल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। केरल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है पाकिस्तान को हरा करके। ठीक है, पाकिस्तान को हरा करके। और महिला एकल का खिताब भी भारत ने ही जीता है, बट दक्षिण कोरिया को हरा करके। 44 नंबर है कि बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये 70,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। ठीक है, और मनरेगा के लिए 60,000 करोड़, ये भी याद रखेंगे, मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में आए चक्रवात जो तूफान था बिपरजॉय, इसका नामकरण किस देश ने किया है? बिपरजॉय का नामकरण बांग्लादेश ने किया है। ठीक है, बांग्लादेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मोचा का जो है, मोचा का नामकरण यमन ने किया है। ठीक है, चलिए, नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा कब किया गया? अच्छा, यहाँ तो उद्घाटन पूछा गया। अच्छा, इसका शिलान्यास अगर पूछा जाए कब किया गया, तो 10 दिसंबर 2020 को, 10 दिसंबर 2020 को इसका शिलान्यास किया गया था। ठीक है, और देखिए इसका आकार त्रिकोणीय है और इसका डिज़ाइन जो है बिमल पटेल ने किया है और इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स ने किया है और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 28 मई 2023 को किया गया। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सामुद्रिक बना लीजिए। ठीक है ना, तो ये आपका लंदन में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य जो है नौ परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण करना है। देखिए, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1949 में किया गया था। ठीक है, 1949 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए, विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है 19 सितंबर के दिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले मतलब प्राप्त किसने किया था? तो 1955 में जो है माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी काव्य हिम तरंगिनी के लिए प्राप्त किया था। हिम तरंगिनी के लिए, ठीक है ना, हिम तरंगिनी याद रखिएगा, हिम तरंगिनी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी ने। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, शंकर कुरूप का नाम दिया गया, जी शंकर कुरूप। ये पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। ठीक है, पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। पहला व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को दिया गया था। पहला मूर्ति देवी पुरस्कार सीके नागराज राव को दिया गया था। चलिए, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है। आपको पता है कि टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर परावर्तक के फोकस के बहुत करीब होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए, 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा? टेरा का मान 10 की घात के 10 के पावर 12 जो होता है उसको हम लोग टेरा कहते हैं। ठीक है, 10 के पावर 12 को टेरा कहा जाता है। 10 के पावर जो यहाँ पर देख सकते हैं 15 होगा, तो 15 होगा उसको हम लोग कहेंगे पेटा, पेटा कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। 10 के पावर यहाँ पर -12 दिया गया है, इसको हम लोग पीको कहते हैं, पीको। ठीक है, -15 को कहेंगे फर्मी या फेमटो। ठीक है, 10 के पावर जो 18 है इसको एक्सा कहा जाता है, एक्सा। चलिए, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष, नाम याद रखना है। हाइपरमेट्रोपिया दूर और मायोपिया निकट। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ निकट। तो निकट में आपको पता है निकट और दूर, निकट में उत्तल लेंस का और दूर में, एक मिनट, निकट में अवतल ना होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा वर्ड है, अवतल और इसमें उत्तल, याद रखिएगा। तो अवतल और उत्तल यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, अवतल और उत्तल दिया गया है। 54 नंबर प्रश्न है हमारा कि एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम, उसका वजन यानी कि भार कितना होगा? तो W = mg आपको याद है,
मास यहाँ पर इसका दिया गया है 2 और जी 9.8 होगा, तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19, यानी कि 19.6 न्यूटन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, तो आपको पता है वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यही होता है ना, और इनटू कॉस थीटा होता है, ये भी आप जोड़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल बल और विस्थापन के बीच कौन पर निर्भर करेगा, ठीक है, विस्थापन पर, लागू बल पर, वस्तु के प्रारंभिक वेग की कहीं इसमें चर्चा, यू कहीं है, यू इनिशियल वेलोसिटी होता है, प्रारंभिक वेग कहीं भी नहीं है, इसीलिए इसी पर जो है निर्भर नहीं करता, बाकी इन तीनों पर यह निर्भर करेगा। चलिए, चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं इसलिए कि वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं, तो चमगादड़ जो है अल्ट्रासोनिक का, ठीक है, अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य जिसको कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसी का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अल्ट्रासोनिक। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऊष्मा के अच्छे अवशोषक यानी कि ऑब्जर्वर होते हैं, तो अच्छे अवशोषक अच्छा उत्सर्जक भी होते हैं, अच्छे इमिटर भी होते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिलान करना है। देखिए, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, तो विद्युत धारा का मात्रक आपको याद होगा एम्पियर होगा, ताप का मात्रक केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होगा, और पदार्थ की मात्रा का मोल होगा, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मूल इकाई है, टोटल फंडामेंटल यूनिट मूल इकाई 7 है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इसको मिला लीजिए, 3 फिर 1 2 और 4 राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी में दिया गया है। उसके बाद देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी की जो तत्व हैं, आधुनिक आवर्त सारणी तत्व की एक सारणीबद्ध इसको व्यवस्था से उनके परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और रासायनिक गुणों के आधार पर बनाई गई है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, सबसे बाहरी कोष यानी कि आउटर मोस्ट सेल या फिर कहिए आप वैलेंस सेल, संयोजकता कोष के लिए प्रधान क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान आधुनिक आवर्त सारणी में एक आवर्त को इंगित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी प्रधान क्वांटम संख्या आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करना है। गलत कथन, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए गलत कथन जो होगा आपका, ओजोन परत सूर्य से औरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुँचने देती, नहीं, परावैग्नि होता है ना, तो इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर गलत दिया गया है। उसके बाद चलिएगा कि फ्लोरोसिस रोग जो है, अस्थि रोग, किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये होता है आपका पानी में फ्लोराइड के कारण, ठीक है, पानी में फ्लोराइड के कारण। अच्छा, पानी में नाइट्रेट्स के कारण आपको पता है ना कि ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है। अच्छा देखिए, थर्मोसेटिंग बहुलक एक ऐसा बहुलक होता है जिसे अपरिवर्तनीय रूप से वांछित आकार में कठोर किया जा सकता है, और इसमें से अगर हम बात करेंगे तो बेकेलाइट जो होता है ये थर्मोसेटिंग बहुलक का उदाहरण है। कौन सा इसमें से अपचायक शर्करा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये प्रश्न शायद बिहार दरोगा में पूछा गया था, ठीक है ना, तो इसमें से सुक्रोज होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर देखिए फेनोल्फथेलिन और फेनोल्फथेलिन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में होगा, तो आपका अम्लीय विलयन में जो होगा ये रंगहीन होगा, और क्षारीय विलयन में ये गुलाबी रंग का दिखाई देता है, तो रंगहीन और गुलाबी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गर्म पानी में चीनी घोल करके चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित करता है, तो निश्चित रूप से यह एक भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के चालन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं, तो जो चालन नहीं करेंगे वो अधातु कहलाएंगे ना, अधातु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नॉन मेटल्स, ठीक है। चलिए, दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है, तो इसको इंटरनोड कहा जाता है, ठीक है, दो नोड्स के बीच जो तने के हिस्से होते हैं उनको इंटरनोड्स कहा जाता है। चलिए, इंटरनोड्स राइट आंसर हो जाएगा। अदरक एक तना है क्योंकि इसमें नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो जूट जो होता है यह तना से प्राप्त होता है, और जूट का इस्तेमाल आपको पता है रस्सी, बोरा वगैरह बनाने में किया जाता है, थैला वगैरह, जूट का थैला भी आता है ना, तो ये आपका तना हो जाएगा। चलिए, बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं, बीज और फल जो है किसके द्वारा बनता है, बीज बनता है अंडाशय से फल बनता है, और बीजांड से बीज बनता है, ठीक है ना। देखिए, बीज बनेगा आपका किससे, बीजांड से, बीज बनेगा बीजांड से, एक मिनट रुक जाइए, तो यहाँ पर देखिए अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है, यही दिया गया ना, पहले इसको देना चाहिए ये वाला, बीजांड से बीज और फिर बाद में अंडाशय से फल। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए ब्रेड में छिद्र किस गैस से निकलने से बनती है? छेद जो होता है, ब्रेड बनेगा ना, देखिएगा उसमें छोटा छोटा ब्रेड में इस तरह से आपका छेद भी होता है। तो ये होता है किस गैस के निकल से? कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 71 है, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो देखिए ये होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, ठीक है ना। तो राइट आंसर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का उत्पादन और परिवहन करता है, जो प्लाज्मा झिल्ली को ढांचा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV एड्स रोग नहीं फैलता है? तो मच्छर के काटने से बिल्कुल नहीं फैलेगा, बाकी तो यहाँ पर देख ही सकते हैं, ठीक है ना। वायरस से होता है एड्स रोग। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ के द्वारा होता है? प्रोटोजुआ के द्वारा कौन कौन सा रोग होता है? तो इसमें से आपको ऑप्शन देखिए, मलेरिया हो जाएगा, मलेरिया प्रोटोजुआ के कारण होता है। और आपको पता है इसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, और इसमें स्प्लीन जो है, प्लीहा जो है, वह प्रभावित होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो हमारे शरीर में विटामिन का निर्माण नहीं होता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा, बताइए। विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जाता, किंतु विटामिन B12, विटामिन डी और के इसके अपवाद होते हैं, ठीक है ना। विटामिन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन कौन से हैं? तो इसका नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, इन 75 प्रश्नों में अपना स्कोर बता दीजिए, और PDF में आपको निश्चिंत रहे टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है। अब तीनों सेट का एक साथ मैं दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम से जुड़िए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।